हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जेजेपी नेता सतविंदर राणा को पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 से पानीपत की CIA टीम ने जेजेपी नेता सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया है। धारा 457, 380, 406 और 120B के तहत सतविंदर राणा की गिरफ्तारी की गई। बता दें कि सतविंदर राणा राजौंद से 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर जेजेपी के टिकट पर कलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा PM मोदी की राहत पैकेज को जीरो बताए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इसमें अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि विपक्षी दलों को इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष तो GDP के केवल 5 या 6% राहत की मांग की थी, लेकिन PM ने GDP का 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसका विपक्ष को स्वागत करना चाहिए और इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए कानून बनाने की बात कही। विज ने कहा कि कोरोना जल्द खत्म होने वाला नहीं, हमें कोरोना के साथ जीने के लिए नए कानून कायदे बनाने पड़ेंगे। अभी तो देखा गया है कि लोगों को जब मौका मिलता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। अनिल विज ने कहा कि इसके लिए कानूनी प्रावधान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे सड़क के बाएं तरफ चलने के नियम है, वैसे ही 6 फीट की दूरी रखने और मास्क पहनने का भी नियम बनाना पड़ेगा। जो इसे नहीं मानेगा उसके लिए सजा जुर्माने का भी प्रावधान करना पड़ेगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और आढ़तियों द्वारा खरीदी गई फसल का भुगतान न करके सभी के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि CM कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए में किसानों के खातों में डाल दिए गए और 3000 करोड़ रुपए और दे रहे हैं। अगर किसानों की फसल खरीदी नहीं गई तो वह राशि किस खाते में डाल रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं। प्रदेश के किसान और आढ़ती कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं आया। वास्तव में सरकार झूठे दावे कर रही है। न ही तो किसानों की फसल खरीदी गई और न ही किसानों को किसी प्रकार का भुगतान किया गया। हरियाणा सरकार ने कल से रोडवेज की बसें चलाने का फैसला किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कल से कुछ जिलों में बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन टिकट लेना होगा। साथ ही यात्रियों के साथ ही बस चालक और परिचालक के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस दौरान बस में सिर्फ 30 सवारियों को ही बैठाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा सके। परिवहन मंत्री ने बताया कि रोडवेज बसों को अभी केवल प्रदेश में ही चलाया जाएगा। लॉकडाउन के बीच सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए कुछ रूट्स पर रोडवेज की बसें चलाने का फैसला किया है। शुक्रवार से रेवाड़ी से पंचकूला के लिए बस सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई। अब कल से रोडवेज की बस सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की जाएगी, जिसमें पंचकूला, अंबाला, महेंद्रगढ़ और करनाल समेत कुछ जिलों में हर रोज 2 से 4 बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए बसों को पहले से ही सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में 30 यात्रियों को ही जगह दी जाएगी। करीब 1.5 महीने बाद प्रदेश में रोडवेज बसों को फिर से शुरू किया जा रहा है। सिरसा से भी शुक्रवार की सुबह एक बस पंचकूला के लिए रवाना होगी। रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बस को सैनिटाइज करवा दिया गया है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए 30 सवारियां बैठाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा सीटों पर क्रॉस के निशान बनाकर सवारियों के बैठने की व्यवस्था की गई। बसों में बैठने से पहले सवारियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। बस सिरसा से सीधे पंचकूला जाएगी, बीच में एक भी स्टॉपेज नहीं होगा। अगले दिन सुबह यही बस 8 बजे पंचकूला से सिरसा पहुंचेगी। टिकट ऑनलाइन बुक किए जाएंगे और सभी सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान फंसे श्रमिकों को रहने के लिए बनाए गए बहादुरगढ़ के शेल्टर होम अब खाली हो गए हैं। बहादुरगढ़ के 5 शेल्टर होम्स में करीब 450 प्रवासी श्रमिक रह रहे थे, जिन्हें अलग अलग समय पर बसों में बैठाकर उनके घरों की ओर भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्तर पर कल देर शाम दिल्ली के 46 प्रवासी श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घरों तक भेजा गया। वहीं आज जम्मू कश्मीर, बिहार, राजस्थान, झारखंड समेत दूसरी जगहों के 22 प्रवासी श्रमिकों को भेजने का काम प्रशासन की ओर से किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की और उसके बाद उनके स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र उन्हें जारी कर दिया गया।
सोहना में रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में कस्बा तावड़ू के आसपास रहने वाले प्रवासी मजदूरों को गुरुवार को चेकअप कराने के बाद रोहतक के रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जहां से ये प्रवासी मजदूर अपने राज्यों और घरों के लिए रवाना होंगे। लॉकडाउन के बाद मजदूरों की परेशानी को देखते हुए तावड़ू के एसडीएम ने सभी श्रमिकों को तावड़ू के शेल्टर होम में बुलाया था, जहां से उनके मेडिकल के बाद श्रमिकों को रोडवेज बसों के जरिए रोहतक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। भिवानी में प्रवासी मजदूर परेशानी का सामना कर रहे हैं। 150 से ज्यादा मजदूर बुधवार को किरोड़ीमल पार्क में पहुंचे और घर जाने की जिद करने लगे। मजदूरों का कहना है कि उनका 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन और मेडिकल हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें गृह जिले नहीं पहुंचाया गया। जबकि कई बसें बिहार और यूपी जा चुकी है। इन प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो वहीं सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी प्रवासी मजदूरों के साथ किरोड़ीमल पार्क पहुंचे और प्रशासन से प्रवासियों को घर भेजने की गुहार लगाई। लॉकडाउन 3 में प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रवासी मजदूर काम नहीं मिलने की वजह से अपने गृह राज्य की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोहना से गुजरने वाला केएमटी एक्सप्रेस में प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अलग अलग राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने परिवार के सदस्यों के साथ पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल पड़े, जिन्हें पुलिस नाकों पर रोककर पुलिसकर्मियों ने वहां से गुजरने वाले ट्रकों में बैठा दिया। अब जहां तक ये ट्रक जाएंगे वहां तक इनको ट्रक चालक छोड़ देंगे। महेंद्रगढ़ के महचान मोहल्ला में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, जिसके संपर्क में आए 18 लोगों के स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए थे, जिनमें से 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में कर्मचारी है। पूरे मामले को लेकर पीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद इसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। वहीं सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों की स्कैनिंग की जाएगी और सैंपल लिए जाएंगे। रोहतक में कोरोना पॉजिटिव महिला ने बच्ची को जन्म दिया। पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने महिला का सफल ऑपरेशन किया और डिलीवरी कराई। हालांकि बच्ची के सैंपल लिए गए हैं। महिला बहादुरगढ़ के कंटेनमेंट जोन से पीजीआई में भर्ती हुई थी। फिलहाल मां और बच्ची को अलग रखा गया है। प्रदेश की सीमाएं सील होने के बाद भी कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आ रही। ताजा मामला करनाल से आया है, जहां 2 पॉजिटिव केस और सामने आए। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या करनाल में 17 हो गई, जबकि 11 एक्टिव केस हैं। दोनों नए कोरोना पीड़ित मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री नांदेड़ साहब की है। एक कोरोना पीड़ित करनाल के रामनगर इलाके का रहने वाला है, जबकि दूसरा पखाना गांव का रहने वाला है। इसी के साथ पखाना गांव के मरीजों की संख्या 6 हो गई, जिसमें सबकी ट्रेवल हिस्ट्री नांदेड़ साहिब की है। दोनों ही इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही उनके परिजनों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। फतेहाबाद में लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वालों पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के चालान काटे गए। मोबाइल मार्केट में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यहां दुकानदारों ने मास्क भी नहीं पहने थे, जिसके चलते नगर परिषद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए चालान काटे। कोरोना संकट के बीच हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से सैनिटाइजर टनल लगाया गया। बता दें कि बोर्ड के गेट पर पहले ही सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, जिसके बाद हाथों को सैनिटाइजर से धुलवाया जाता है और उसके बाद ही उन्हें टनल में प्रवेश करके बोर्ड में जाने दिया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस टनल में विशेष प्रकार की दवाई डाली जा रही है, जो कि गुणवत्ता में कम नहीं है, न ही इससे आंखों को कोई जलन होगी। ये मशीन सरकार के मानकों पर पूरी तरह से खरी उतरी। सोनीपत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर डिपो संचालक ने गबन के आरोप लगाए और इसी को लेकर विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। डिपो होल्डर का कहना है कि सोनीपत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने सैकड़ों टन गेहूं का गबन किया। उसके फर्जी अंगूठे से भी निकासी की गई। जब उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। साथ ही एक गांव का कोटा सस्पेंड कर दिया गया। कैथल में गुरुवार को आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने जिला उपायुक्त के निवास पर जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर आंगनवाड़ी वर्कर उपायुक्त के पास पहुंचे, लेकिन उपायुक्त ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि सीटीएम को अपना ज्ञापन दे, जिसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर नेता मिनी सचिवालय में सीटीएम, एसडीएम और तहसीलदार के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे।
आंगनवाड़ी वर्करों का आरोप है कि उन्हें कोई भी अपनी कुर्सी पर नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार की खाली सीट पर ही अपना ज्ञापन रख दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें न तो उनकी सैलरी मिली और न ही आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया। उनका कहना है कि वो विजिलेंस जांच में सबूत पेश करेंगे। उनके पास गबन के सभी सबूत हैं, जिसको लेकर इसकी लिखित शिकायत सीएम से की गई। पूरे मामले को लेकर गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने भी इस मामले में विजिलेंस जांच करवाने की मांग की है। गुरुग्राम में 8 एकड़ जमीन के 400 करोड़ के मुआवजे के लिए 13 चरणजीत सिंह नाम के दावेदारों ने दावा ठोका है। दरअसल गुरुग्राम में खेड़की दोला के पास दिल्ली जयपुर हाईवे से लगती 8 एकड़ जमीन को 2013 में NHI और प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण किया था। 2013 में इस जमीन का मुआवजा करीब 44 करोड़ रुपए बनता था, जो आज ब्याज लगने के बाद 400 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसके लिए शुरुआत में 7 अलग अलग चरणजीत नाम के लोगों ने ये कहकर दावा ठोका कि वो इस जमीन के मालिक हैं। वही असली चरणजीत की पहचान साबित करने के लिए 7 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इसी बीच 6 और चरणजीत नाम के लोगों ने दावा किया। वही इस मामले की सूचना मिलने के बाद RTI एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत सीएम विंडो पर की, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने सभी 13 चरणजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पलवल की कृष्णा कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर गोली चलाने वाले एक आरोपी को कैंप थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया, जबकि एक महिला आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपी से हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। पलवल के DSP सुनील कादियान ने बताया कि कैंप थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कृष्णा कॉलोनी में जमीनी विवाद के चलते गोली चलाई गई, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाओं को गोली लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। साथ ही बदमाशों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। टोहना में संगम अस्पताल रोड से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने पलविंदर नाम के एक आरोपी को पंजाब के लहलकला गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई स्विफ्ट कार को भी बरामद किया। इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों में से 3 अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। सभी आरोपी पंजाब के लहलकला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फतेहाबाद की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 6 लाख रुपए कीमत की 3 किलो 95 ग्राम अफीम बरामद की है। साथ ही 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर DSP सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि भिड़ाना गांव के इलाके में एंटी नारकोटिक सेल की टीम गश्त पर थी। उसी दौरान भिड़ाना निवासी रमेश नाम का व्यक्ति अफीम लेकर जा रहा था। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी को 1 किलो 45 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में दूसरे आरोपी की जानकारी मिली, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम अफीम बरामद की, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि धीरज उर्फ धीरू ने मंजीत की हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। ACP क्राइम की माने तो मंजीत हत्याकांड में आरोपित धीरज को गिरफ्तार किया गया, जबकि वारदात में शामिल 3 से 4 अन्य बदमाशों की पहचान कर उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 3 दिन पहले जिम संचालक की हत्या मामले में पुलिस ने पूर्व में गैंगस्टर रहे अशोक राठी के शूटर धीरज उर्फ धीरू को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। दरअसल मृतक मंजीत जिम संचालक के अलावा न्यूज़पेपर वेंडिंग के काम से भी जुड़ा था और इसी काम में हिस्सेदारी को लेकर आरोपी धीरज यादव मंजीत पर दबाव बनाने में जुटा था। होडल अपराध जांच शाखा पुलिस ने पुन्हाना मोड़ पर 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से हथियार भी बरामद किया। ये बदमाश यूपी का इनामी बदमाश है। पुलिस पूछताछ में बदमाश ने बताया कि उसका नाम सलीम है, जो गांव उटावड़ मेवात का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि उसने वृंदावन और नूह मेवात में 2 गौकशी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गुरुवार को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कोरोना के कहर की वजह से जींद में मछली पालन किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लोचप गांव के किसान जगत सिंह के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में खेती छोड़कर इस उम्मीद के साथ मछली पालन किया था कि इसमें उन्हें लाभ होगा, इसलिए कोलकाता से वो इन मछलियों का बीज लेकर आए थे और इस कार्य को शुरू किया था। लेकिन लॉकडाउन के कारण लाखों का नुकसान हो गया, क्योंकि मछलियों के लिए खाने के भोजन न मिलने के कारण मछलियां मर गई। साथ ही दिल्ली की गाजीपुर मछली मार्केट बंद होने की वजह से मछलियों की सेल भी नहीं हो पाई।